नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। भ्रष्टाचार पर सीएम का जीरो टॉलरेंस। जी हां, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल में भी कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सख्त नजर आ रहे हैं, जिसके चलते वो भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ धड़ाधड़ एक्शन ले रहे हैं। गाजियाबाद और सोनभद्र के अधिकारियों के बाद अब औरैया के डीएम सुनील वर्मा पर एक्शन लेते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई भ्रष्टाचार और कामकाज में लापरवाही को लेकर की गई है। सीएम योगी के इस एक्शन पर बाकी भ्रष्ट अधिकारियों में खलबली मची हुई है। इससे एक बात तो साफ है कि सूबे के मुखिया भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति अपना रहे हैं। ऐसे में चाहे वो बड़ा अधिकारी हो या फिर छोटा, सीएम योगी का चाबुक अब सब पर चल रहा है। इसी मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे और जिस तरीके से मुख्यमंत्री अपने दूसरे कार्यकाल में कामकाज कर रहे हैं, उसको देखते हुए अब बड़ा अधिकारी हो या छोटा अधिकारी हो, सभी सख्ते में आ चुके हैं। सभी पर एक्शन मोड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए अपने भाषणों में वो हमेशा से कहते आए हैं कि प्रदेश में अब किसी तरीके की कोई भी भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे माफियाओं का गुंडा राज हो, नहीं सहा जाएगा। और इसी के तहत देखिए दूसरे कार्यकाल का जैसे ही कार्यकाल उन्होंने संभाला, उसके बाद से ताबड़तोड़ के बाद एक बड़े फैसले लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। योगी सरकार लगातार बड़े एक्शन मोड में नजर आती हुई आ रही है नजर। बुलडोजर की बात करें, चाहे अवैध कब्जा हो, उस पर बुलडोजर चलाने की बात कर लें, या फिर किसी बड़े अधिकारी जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त हो, उन पर बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। अवैध खनन करने का आरोप है इस बड़े अधिकारी पर, जिसे निलंबित किया गया है। अब सब पर मुख्यमंत्री का चाबुक चल रहा है। तो भ्रष्टाचार और कामकाज में लापरवाही को लेकर के सख्त निर्देश भी दिए गए हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। औरैया के डीएम सुनील वर्मा पर एक्शन लेते हुए उन्हें निलंबित किया गया है, क्योंकि भ्रष्टाचार में लिप्त नजर आए ये डीएम सुनील वर्मा, जिसकी शिकायत जब पहुंची मुख्यमंत्री के पास तो मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया। सोनभद्र के डीएम को भी निलंबित किया गया था, याद होगा आपको। गाजियाबाद और सोनभद्र में भी इसी तरीके से अधिकारियों को निलंबित किया गया था, और अब औरैया के डीएम सुनील वर्मा पर एक्शन लिया गया है। तो अधिकारियों को अब यह समझना होगा कि ये योगी सरकार है और योगी राज में किसी तरीके की भ्रष्टाचार अगर करते हैं अधिकारी, तो उन्हें अब डरना होगा, बचना होगा, आम जनता की सेवा करनी होगी। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यही कहना रहा है कि हम जनता की सेवा करते हैं, हम जनता के सेवक हैं। और ऐसे में अगर किसी भी तरीके की लापरवाही नजर आती है, जनता को परेशानी होती है, लोग परेशान होते हैं, तो अधिकारियों को डरना होगा। 2017 के पहले जो भी रहा प्रदेश में, जिस तरीके की भी इस परिस्थितियां रही हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे सुरक्षा के लिहाज से हो, चाहे लापरवाही हो, सब कुछ होता रहा। लेकिन 2017 के बाद से, जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं सूबे में, तब से सभी अधिकारियों के साथ साथ माफियाओं को भी डरना होगा। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी मुलाकात आप से करवा देते हैं। आरके मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता है। सर, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। तो वहीं सपा नेता नितेंद्र यादव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चर्चा में शामिल हो गए हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत सबसे पहले नितेंद्र यादव जी आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए 2017 के पहले जो भी परिस्थितियां थी जब आपकी सरकार थी, अब जिस तरीके से एक्शन मोड पर नजर आ रही है योगी सरकार, क्या कहेंगे? क्या अभी देख रहे हैं आप अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जा रहा है, भ्रष्टाचार पर लगाम लगातार लगाया जा रहा है सरकार की तरफ से? निश्चित रूप से ये सरकार का दायित्व भी है, उसका कर्तव्य भी है कि जहाँ कहीं भी भ्रष्टाचार हो, कानून का पालन नहीं हो रहा हो, जहाँ कहीं भी कानून व्यवस्था बिगड़ रही हो, उसको ठीक करने का काम ये सरकार का दायित्व होता है और ये करना ही चाहिए। तो कोई ऐसा आश्चर्यजनक काम थोड़ी ना हो रहा है कि नहीं इसके लिए बड़ा
नया ऐसा 7-5 रुपया हो गया, ये तो कभी हुआ ही नहीं है। हमेशा व्यवस्थित परंपरा रही है। मान लीजिए जो मुख्यमंत्री होते हैं उनका दायित्व भी होता है कि अपने प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएं, सबको सामाजिक न्याय की व्यवस्था कायम हो, सबको समान अधिकार मिले। लेकिन आज लगातार हम देख रहे हैं कि विकसित प्रदेश के अंदर हत्या, लूट, बलात्कार की बाढ़ आ गई है। लगातार 48 घंटे के अंदर 19 हत्याएं पूरे प्रदेश में हो जा रही, 6-6 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। इस पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई और की जाने की आवश्यकता है। जी बिल्कुल। आर के मिश्रा जी क्या कहेंगे? देखिए, एक तरफ तो योगी जी ने अपना दूसरा कार्यकाल संभालते ही एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं लगातार। अब चाहे माफिया हो, चाहे अवैध कब्जे की बात हो, बुलडोजर चला रहे हैं, तो अधिकारियों को भी बख्शा नहीं जा रहा है। लेकिन विपक्ष अभी भी देखिए किसी दूसरे मुद्दे को लेकर के घेर जरूर रहा है। साक्षी, यहाँ पर जब हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं और जिस वजह से जनता ने हमें फिर दोबारा 2022 में सत्ता सौंपी है, जो उनकी अपेक्षा है उनके ऊपर में खड़े उतरना ये हम सब की जिम्मेदारी है। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कोई भी पार्टी, ये हम सब की जिम्मेदारी है जो भ्रष्टाचार से मुक्त ये प्रदेश बनाना है। कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए हर एक पार्टी को साथ आने की आवश्यकता है। जहां पर बात है, यहाँ पर अभी जिस तरह से एक्शन किया जा रहा है, हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर में और जनता ने जो 2022 में जो अपना विश्वास दिखाया है, अपना जनादेश दिया है, अपना जो आशीर्वाद दिया है, इसी वजह से दिया गया है कि प्रदेश के अंदर में जो कानून व्यवस्था है, भ्रष्टाचार की बात है, महिला सशक्तिकरण के ऊपर में जहां तक बात है, महिलाओं की सुरक्षा की बात है, शिक्षा की बात हो, चाहे आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, इसके ऊपर में निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है। नितेंद्र जी ने अभी कहा है, जो कि निश्चित तौर पर ये जो है सो कोई नया काम नहीं है, ये हम सब की जिम्मेदारी है, ये समझ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यही चीज 2017 से पहले अगर आप देखते तो निश्चित तौर पर एक अलग एक परिप्रेक्ष्य होता। और जहां पर 24 करोड़ जनता वाला इतना बड़ा प्रदेश, जहां पर कानून व्यवस्था एक विशेष मुद्दा हुआ करता था, वहां पर जब आप देखा आपने जो कि 2017 से पहले की क्या स्थिति थी और 2017 के बाद, देखिए अब हम तुलना वो 2017 से पहले का नहीं कर रहे हैं, अब हम कर रहे हैं 2017 के बाद और 2022 के बाद, इसकी तुलना अब हम कर रहे हैं जो कि हमने 2017 में क्या सुधार किए और 2022 में और सुधार करने की क्या आवश्यकता है, कितना तक आवश्यकता है, इनको तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तब जाकर के हमको गुड गवर्नेंस की बात करेंगे। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है, यहाँ पर कानून व्यवस्था हमेशा से ही समस्या रही है। 2017 बसपा के समय में, सपा के समय में आपने देखा ही होगा। लेकिन यहाँ पर चाहे डीएम हो, चाहे अगर कोई भी अधिकारी, आपने देखा जो कि मनीष गुप्ता का जिस तरह से यहाँ पर एक जगत नारायण सिंह जी थे, उनका जिस तरह से बुलडोजर द्वारा उनका घर तोड़ा गया है, ये सब दिखाता है जो कि ये पारदर्शिता दिखाता है। ये नहीं जो कि कोई माफिया के ऊपर ही केवल कार्रवाई हो रही है, उन सब व्यक्ति के ऊपर में कार्रवाई हो रही है जो कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की कोशिश करी है उन्होंने। और जिस तरह से कानून को धत्ता बता करके जिस तरह से राजनीतिक संरक्षण पहले दिया जाता था, वो राजनीतिक संरक्षण अभी आप उनके देखेंगे, उनके ऊपर से बिल्कुल खत्म हो चुका है। ठीक है मिश्रा जी, आपकी तरफ रुख करूंगी। देखिए चर्चा में हमारे साथ अजय शर्मा जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। सर अब देख रहे हैं कि दूसरे कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से अब लगातार एक्शन लिया जा रहा है, मुख्यमंत्री एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। ये इस दूसरे कार्यकाल की शुरुआत को किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए साक्षी, सबसे पहले तो आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है साफ। देखिए साक्षी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में ये जो है विस्तार है, यानी दूसरा कार्यकाल है, तो मैं विस्तार कहूंगा, उसी से ये वो आगे बढ़ रहे हैं। और विस्तार में जो अभी चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें जो भी फीडबैक आया कार्यकर्ताओं से या जमीनी स्तर पर लोगों से मुलाकात के दौरान, और जिस तरीके से विपक्ष ने घेरा या एनसीआरबी के डाटा से भी हमने घेरने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जो है भारतीय जनता पार्टी जो है सत्ता में है और उनको जो है लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर जो है काफी शाबाशी भी मिली कि हाँ आपने बहुत बेहतर काम किया है। तो उसी लॉ एंड ऑर्डर को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए उन्होंने जो है नौकरशाह को जो है नियंत्रित करने की कोशिश की है, जो हमें दिखाई देता है सस्पेंशन के रूप में। यदि कोई भी नौकरशाह यदि किसी भी तरह से किसी भी से भी इन्फ्लुएंस है
या किसी के से प्रभावित है तो उसको जो है मौजूदा सरकार सहन नहीं करेगी। और वो जो है पब्लिक वेलफेयर में जो भी कर्मचारी काम या कोई भी अधिकारी, कर्मचारी हो या अधिकारी हो, काम नहीं करता है या नहीं करेगा तो उसको जो है दंडित करने का काम मौजूदा सरकार कर रही है, जो हम देख रहे हैं। इससे बहुत ही बेहतरीन मैसेज लोगों के बीच में जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नेंस है वो बहुत ही अच्छी है। और जैसा उन्होंने कहा कि हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर पहली प्राथमिकता है, तो उसके ऊपर वो खरी उतरती हुई दिखाई दे रही है। तो ये ऐसा नहीं है कि कुछ सस्पेंशन ही है। मैं जैसे यहाँ हूँ गाजियाबाद में, तो गाजियाबाद में पिछले 3-4 दिन के अंदर मैंने देखा है कि हर चौराहे पर 2 स्टार एक ऑफिसर खड़ा हुआ है और कुछ पुलिस कर्मचारी खड़े हुए हैं। और मार्केट में जो है पुलिस कर्मचारी राउंड ले रहे हैं, कम से कम 15 से 20 कर्मचारी। ये अपने आप में जो है एक सुरक्षा का आभास कराता है और लोगों के अंदर एक पॉजिटिव मैसेज आता है कि सरकार सचेत है सुरक्षा की दृष्टि से। तो मैं उसी तरीके से देख रहा हूँ और इससे परिणाम भी मिलेंगे, अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। तो ये तो एक शाबाशी वाली बात है, खुशी वाली बात है। इसके अंदर किसी तरह की आलोचना नहीं होनी चाहिए सर कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, और ना ही इसको किसी भी राजनीतिक एंगल से जोड़ के देखना चाहिए। ये पब्लिक की सुरक्षा के हेतु अगर कोई भी कदम सरकार उठाती है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल। नितेंद्र जी, आपकी तरफ मैं आना चाहूंगी। चूंकि देखिए, जब चुनाव के दौरान लगातार आप लोगों ने सरकार पर तमाम जो है आरोप लगाते रहे हैं आप लोग, अब जब दूसरा कार्यकाल शुरू हो गया है सरकार का, तो किस तरीके से इसको देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि हाँ काम हो रहा है? नहीं, सरकार का दायित्व काम करना तो अच्छी बात है। अब उसकी समीक्षा सरकार को, देखिए विपक्ष का काम होता है कि सरकार को कुछ काम करने का मौका दिया जाए। 2 माह 3 माह जब सरकार काम करती है उसके कामकाज की विपक्ष समीक्षा करता है और उसके बाद ये ऐसा नहीं है कि आज मैं बैठ गया हूँ, सरकार बनी तो मैं एक तरफा आलोचना ही करूँ। देखिए विपक्ष का काम होता है सरकार की गलत नीतियों पर उंगली उठाना। पहले दिन से सिर्फ आलोचना करना ही दायित्व नहीं होता है। इसलिए भी मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए समय अभी आ रहा है, सरकार अपना कार्यकाल शुरू कर रही है, दूसरे कार्यकाल को। लेकिन यहाँ एक बात जरूर मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इस दूसरे कार्यकाल में भी देखने को मिल रहा है कि भेदभावपूर्ण कार्रवाई हो रही है। जैसे कि अभी हमारे मित्र ने कहा भारतीय जनता पार्टी के कि जिस तरीके से मनीष गुप्ता हत्याकांड जो गोरखपुर में हुआ, वहाँ पुलिस के होगा के घर में बुलडोजर चला दिया गया, सराहनीय काम है। वहीं दूसरी तरफ एक दलित परिवार जिसको सरकारी आवास मिलता है और उसके सरकारी आवास जब बना होगा तो उससे पहले जांच हुई होगी, सरकार के लोगों ने बनाया होगा, लेकिन उसको बता दिया गया कि वो जीएस लैंड पे बना था और सरकार का बुलडोजर उस दलित परिवार के घर में भी चल गया। तो ये 2 चीजें जो हो रही, इस पर भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। मैं सरकार का ध्यान इस पर भी आकर्षित कराना चाहूंगा कि भेदभावपूर्ण कार्रवाई नहीं हो। तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा, वहीं उसके ठीक बगल में एक साथ ही 4-5 आवास बने थे, तो जो अन्य लोग जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में थे उनके आवास को किसी ने छुआ नहीं। लेकिन क्योंकि वो दलित परिवार था, वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक नहीं था, पुलिस का बुलडोजर आता और उसके मकान को गिरा करके चला जाता, क्योंकि सरकार का बना करके दिया हुआ आवास है। तो इस पर भी नजर रखने की आवश्यकता है। मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा अपने भारतीय जनता पार्टी के साथी को कि इस पर भी नजर रखी जाए और भेदभावपूर्ण कार्रवाई ना हो। और निश्चित रूप से जो दोषी है उनके खिलाफ अगर सरकार कार्रवाई करती है तो समाजवादी पार्टी का संपूर्ण विपक्ष उसकी तारीफ भी करेगा। एक तरफा आलोचना करने के पक्षधर नहीं है समाजवादी लोग। ठीक है, मिश्रा जी क्या कहेंगे? देखिए, अब नितेंद्र जी साफ साफ कह रहे हैं कि और भी चीजें हैं जिस पर काम करने की ओर ध्यान देना है। क्या कहेंगे आप? देखिए साक्षी जी, बिल्कुल नितेंद्र जी ने जो सलाह दी है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस तरह से ये कह रहे हैं दलित परिवार के ऊपर में, देखिए आप एक चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि सरकार किसी के ऊपर में कार्रवाई करती है उसको बिल्कुल पारदर्शी तरीके से उस पर में कार्रवाई होती है, बिना तथ्य के, बिना विषय के, आप देखेंगे बिना सबूत के किसी के ऊपर में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। आप एक चीज बताइए, कौन ऐसा कोई जोखिम उठाएगा जो बिना तथ्य और बिना विषय को समझे हुए और उसके ऊपर में कार्रवाई कर लेगी? क्या आप लोग क्या हाथ पर हाथ दे करके बैठे हुए हैं? क्या आप लोग भी आवाज उठा सकते हैं? क्या सरकार को के नजर में ये चीज नहीं है क्या जो विपक्ष इसके ऊपर में उंगली उठा सकता है? मैं कह रहा हूं कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए जो पारदर्शिता जो होनी चाहिए वो पारदर्शिता बिल्कुल बढ़ती जा रही है और बिना पारदर्शिता के
बिना विषय के, बिना तथ्य के उस आधार पर ही किसी के ऊपर में कार्रवाई की गई है। आप देखेंगे चाहे वो एसपी हो चाहे डीएम हो, आपने देखा होगा अभी बहुत सारे ऐसे हैं जिसे जैसे खनन माफिया हो गया, आप देखेंगे जो कि भू माफिया हो गया, आप देखेंगे ऐसे जो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि सरकारी संपत्तियों को जब्त करके उसके ऊपर में बहुत ऐसे अवैध निर्माण करके बैठे हुए हैं। कहीं पे मॉल बना हुआ है, कहीं पे आवासीय परिसर बना हुआ है, कहीं पर लॉज बना करके रख दिया गया। ये सब के ऊपर में कार्रवाई होगी, लेकिन उसको आप देखेंगे जो बिना पारदर्शिता के सब कुछ आपके पब्लिक डोमेन में है। हमें समझने की खाली ये जरूरत है जो कि सरकार बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम कर रही है और उसके ऊपर में कोई भेदभाव नहीं है। हमारे लिए 24 करोड़ जनता बिल्कुल बराबर है, कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, कोई मतलब हर एक बराबर है उस प्रदेश के लिए और मुख्यमंत्री जी के लिए। ये मैं आपको बिल्कुल विश्वास और स्पष्टता के साथ कहना चाहूँ। जी ठीक है। अजय जी, चूंकि देखिए वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते अब आप किस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति को देख रहे हैं? चूंकि देखिए जनता ने तो बीजेपी को चुना और अब देखिए एक्शन मोड में भी नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। तो अब क्या लगता है कि प्रदेश की जो तस्वीर रही है, चाहे वो किसी भी मुद्दे की बात कर लें, चाहे वो सुरक्षा के लिहाज से हो, चाहे माफियाओं के अंदर डर पैदा करने की बात हो, या फिर अब देखिए अधिकारियों पर भी एक्शन ले रहे हैं मुख्यमंत्री, किस तरीके से इस पूरे प्रक्रम को देख रहे हैं आप? देखिए, मैं इसको पहली दृष्टि में इतना समझ रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक अच्छी गवर्नेंस देने के लिए वचनबद्ध दिखाई दे रही है और पिछले कार्यकाल में की भी आलोचना हुई भारतीय योगी सरकार, उस आलोचना से बाहर निकलते हुए और उस आलोचना का जवाब देते हुए इस वक्त योगी सरकार काम कर रही है। जैसे अभी हमने अधिकारियों की बात, तो पहले ये एक मैसेज आ रहा था कि अधिकारियों की बहुत ज्यादा चल रही है और वो जो है ज्यादा निरंकुश होते हुए दिखाई देते हैं। तो इस बार उस को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। ऐसा नहीं है, सरकार का पूरी तरह से नियंत्रण है और जो भी अधिकारी यदि कहना नहीं मानेगा या अनुशासन में नहीं रहेगा या संविधान संबद्ध जो है कार्य नहीं करेगा तो उसके ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी, ये हमें दिखाई देता है। फिर चाहे वो हम बुलडोजर की बात करें, बुलडोजर एक सिंबल, एक प्रतीक बन गया है लॉ एंड ऑर्डर का। तो ये मैं समझता हूँ कि जो आने वाला समय है, जितने भी चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश के यदि हम बात करें या बिहार में इधर उधर, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक मैसेज दिया जा रहा है कि पूरे देश में एक भारतीय जनता पार्टी की ऐसी पार्टी है जो ऐसी सरकार बनाएगी जो लॉ एंड ऑर्डर को जो है अच्छे ढंग से लेके चलेगी, पारदर्शी सरकार चलाएगी और जो भी गरीब है, पिछड़े हैं या जो समाज में विकास की धारा में शामिल नहीं है, सभी को साथ में जोड़ते चल रही है और तो हिंदू और मुसलमान की जो खाई है उसको भी वो बांटने की कोशिश कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है अपने आप में अलग रूप से स्थापित कर रही है। हम यूँ कहें, जैसे कभी कहा जाता है कि 70 साल कांग्रेस ने राज किया, तो शायद भारतीय जनता पार्टी आने वाले 70 साल या 100 साल तरीके से अपने आप को देख रही है कि इस देश के अंदर उसका राज हो और एक अच्छी सरकार वो दे सके और लोगों को जिससे कहते हैं सुकून मिले और शांति हो और समृद्धि हो, लोगों का रोजगार चले। तो मैं समझता हूँ एक अच्छी कोशिश है, इसका स्वागत होना चाहिए। मैं इस वक्त किसी भी तरह की कोई भी आलोचना में नहीं जाना चाहता। रही बात अपवाद हर जगह होते हैं कि भाई निष्पक्ष कार्रवाई हो या किसी साथ भेदभाव ना हो। देखिए, वो विपक्ष इस तरह की बातें कहेगा, लेकिन जब भी कोई भी सरकार कार्रवाई करती है तो उसकी पूरी जांच पड़ताल करने के बाद करती है, क्योंकि उसे पता है कि विपक्ष है और आम जनता भी है जो उसको सवाल नहीं तो वो उसको सवालों के कटघरे में खड़ा कर देगी और उसके बाद जो है मौजूदा सरकार को सवाल का जवाब देना भारी पड़ जाएगा। और उसके बाद लोकतांत्रिक देश है, चुनाव आते हैं, चुनाव में जनता अपनी फैसला सुना देती है। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार है वो उसी विचारधारा के साथ काम कर रही है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी गवर्नेंस देने की कोशिश की जाए। जी ठीक है। नितेंद्र जी, अब चूंकि आप लोग विपक्ष में हैं और एक मजबूत विपक्ष होने के नाते प्रदेश के लिए कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिस पर आप लोग आवाज उठाएंगे विधानसभा में भी और बाहर भी, बार बार सरकार को बताएंगे कि यहाँ पर कमी है, ये काम करना है, और ऐसे कौन से मुद्दे होंगे? चुनाव से पूर्व
दोनों पार्टियां और सारे विपक्षी दल एक घोषणा पत्र के साथ चुनाव में गए थे और हम तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है हम तो सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं और उसी की बात करेंगे कि आपने जो कहा है सिर्फ वही काम कर देंगे तो निश्चित रूप से जनता को कुछ राहत मिलेगी। महंगाई जो सबसे बड़ी समस्या है, प्रतिदिन एक दर 80 पैसे जिसे मूर्त बना लिया गया, प्रतिदिन कंटिन्यू 80 पैसे की रफ्तार जो चल रही है एक कब रुकने का नाम लेगी। रोजगार एक बड़ी समस्या है प्रदेश में, प्रदेश के नौजवानों को रोजगार कब देंगे और कैसे देंगे, इस पर मेरे मुख्य सवाल हैं और आज के सवाल हैं, ये बने रहेंगे। महंगाई को कंट्रोल किया जाए, किसानों से जो वादे किए हैं सरकार ने उनको पूरा कर दे, नौजवानों से जो वादे किए गए हैं सरकार के उसको सरकार पूरा करने का काम करे, महंगाई पर रोक लगे, रोजगार उपलब्ध कराए जाए जिससे कम से कम प्रदेश विकास की राह पे आगे बढ़े। क्योंकि लगातार हम बात करेंगे कि अगर बात करते तो विपक्ष हमेशा इस बात को सरकार जवाब देती है कि अभी कोरोना का कार्यकाल था और इससे प्रदेश और देश बड़ी विषम परिस्थितियों में, हम इससे सहमत है कि ठीक है अभी तक जो दौर रहा एक बड़ी महामारी का दौर था, लेकिन इसके साथ ही कुछ चंद लोगों का बहुत तेजी से कई गुना तक विकास हुआ है और आम जनता जो है वो लगातार नीचे गरीबी की रेखा के नीचे जाने का काम कर रही है, लोग भुखमरी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इस पर सरकार की जिम्मेदारी है और कर्तव्य भी है कि इस पर एक मजबूती से काम किया जाए जिससे प्रदेश का विकास और आगे की तरफ बढ़े। यही विपक्ष का जो मुख्य काम है और सरकार की जो जिम्मेदारी है, इस दोनों पर हम सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम करेंगे। महंगाई पर जिस तरीके से डेली, क्योंकि एक 80 पैसे का सवाल नहीं कि प्रतिदिन 80 पैसे की रफ्तार से डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है, उससे सारी चीजें प्रभावित हो रही है। आप मैं देख रहा हूँ मेडिकल के क्षेत्र में दवाइयों के रेट किस तरीके से बढ़ रहे हैं। गरीब के लिए भोजन, दवा, शिक्षा, स्वास्थ्य यही मुख्य चीजें होती हैं। तो जो हमारे आज दिखाई पड़ रहा है कि शिक्षा बहुत महंगी करती जा रही सरकार, स्वास्थ्य के क्षेत्र पे कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है और महंगाई बढ़ रही है जिससे गरीब देश बेहाल होता जा रहा है। तो गरीब की बेहाली और बदहाली पर अंकुश लगाने का सरकार काम करे, मेरी तो यही सरकार से मांग है और यही विपक्ष लगातार सरकार को इस पर हम लोग इशारा भी करते रहेंगे और समय आने पर उसको जिस तरीके से प्रभावी ढंग से आगे मजबूती से आवाज उठाने की जरूरत पड़ेगी तो विपक्ष और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जो सदन में नेता विपक्ष है वो इस बात को सदन में भी उठाएंगे और हमारी कार्यकर्ता पार्टी के लोग इसको हम लोग सड़कों में भी उठाने का काम करेंगे, लेकिन पहले इसकी समीक्षा होगी और सरकार के कार्यकाल की हम लोग समीक्षा करेंगे। अभी तो मेरी पहली मांग है कि जो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र था, संकल्प पत्र था, जिसको लेकर आप सरकार में आए थे, जनता के बीच गए थे, आज जनता ने आपको मौका दिया है, आप उसको लागू करने का काम करें। बिल्कुल आर के मिश्रा जी, देखिए वाकई में जनता ने अब जब भरोसा जताया है तो बीजेपी का भी ये दायित्व है कि उस ओर काम करना है और कर भी रहे हैं। शुरुआत भी देखिए अच्छी रही है कार्यकाल की, जब दूसरे कार्यकाल की शुरुआत हुई है तो एक अलग ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। लेकिन महंगाई जो एक मुद्दा है, आम जनता से जुड़ा हुआ ये मुद्दा है रोज, इस पर किस तरीके से आप लोगों ने क्या रणनीति बनाई है, किस तरीके से इस पर जो है काम किया जाएगा बीजेपी के द्वारा? साक्षी, देखिए यहाँ पर एक चीज हम लोगों को समझने की बहुत जरूरत है। देखिए जनता ने जो जनादेश दिया है, ये जो आशीर्वाद दिया है, निश्चित तौर पर उनकी अपेक्षाओं के ऊपर में खड़े उतरना ये हम सब की जिम्मेदारी है और हम लोगों की जिम्मेदारियां और बढ़ गई है। अब आप कह रहे हैं जो कि महंगाई की बात है, जो 80 पैसे अभी नितेंद्र जी हमारे मित्र कह रहे थे, निश्चित तौर पर जब एक पैसे भी बढ़ता है तो हमारे ऊपर में बोझ बढ़ता है, इसमें कोई दो मत नहीं, मैं इस चीज को स्वीकार करता हूँ। लेकिन हम लोगों को ये भी समझना चाहिए जो कि वैश्विक स्तर पर जिस तरह की परिस्थितियां अभी बन रही है, जहां पर हम ये देख रहे हैं, आप देख रहे हैं जो कि जब चुनाव खत्म हुआ था या चुनाव से पहले हम लोग क्या यहाँ पर एक विपक्ष द्वारा परसेप्शन बनाया जा रहा था जो कि मतलब ये 14 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये बढ़ाए जा रहे हैं, जब बढ़ाए जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा जो कि सरकार उतना ही बढ़ा रही है इतना कि 50 पैसे और 80 पैसे का। मैं समझ रहा हूँ इस चीज को, जो कि 1 पैसे भी बढ़ने के बाद हम लोगों के ऊपर में वो बोझ बढ़ता है। सर रोज देखिए, अगर पिछले 14 से 15 दिनों की बात करें तो 12 बार ऐसा है, 80 पैसे, 50 पैसे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इसका भार जो है आम जनता पर पड़ेगा और आम जनता फिर बोलेगी कि हमने तो भाई बीजेपी को चुना ही इसीलिए था कि ताकि उनकी समस्याएं दूर हो, लेकिन अब उनकी समस्याएं तो धीरे धीरे बढ़ रही हैं।
नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं बिल्कुल मानने के लिए तैयार हूं इस चीज को, क्योंकि एक एक पैसे अगर बढ़ने से भी एक हम लोगों के ऊपर में बोझ बढ़ता है जी। लेकिन जो वैश्विक परिस्थितियां हैं अभी हम सबको समझना पड़ेगा, जो कि रूस और यूक्रेन का जिस तरह से युद्ध चल रहा है और डिसरेगुलेशन जो है जिस तरह से कहते हैं, जो कि उसके प्राइसेस में चाहे जो अवेलेबिलिटी है कच्चे तेलों की, इन सब की जो अभी हम देख रहे हैं, जो कि जिस तरह से उतार चढ़ाव, कभी अमेरिका, कभी रसिया, कभी कुछ, तो ये सारी परिस्थितियां कोई ज्यादा दिन के लिए नहीं है। ये फॉर द मुझे लग रहा है शॉर्ट पीरियड के लिए है, कोई लंबे चीज समय के लिए नहीं है। और इन सब को देखते हुए ये जरूर है जो कि हम अभी पेट्रोल और डीजल, ठीक है सर, चूंकि अब चर्चा, सर देखिए समय कम है, चर्चा की समाप्ति करनी होगी मुझे। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में बातचीत करने के लिए। तो अब देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल में जिस तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री और जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, अब इसको किस तरीके से प्रदेश में वो काम किया जाता है, किस तरीके से सरकार जो है जनता को संतुष्ट कर पाती है, क्योंकि जनता ने तो मैंडेट दे दिया, बीजेपी को वापस से बुला लिया है, लेकिन बीजेपी उस पर कितना खरा उतरती है ये देखने वाली बात होगी। और जिस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है मुख्यमंत्री की ओर से, अब आगे क्या तस्वीर नजर आएगी ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।